हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। मेरा नाम चंदन और मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th साइंस का 10 VVI सब्जेक्टिव। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं वे सभी ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। दोस्तों, जब भी अंतर का प्रश्न आपसे पूछे तो आप अपने कॉपी को दो भागों में बांट दें। एक तरफ लिखे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब, और दोनों का डिफरेंट लिखना है दोस्तों। पहला अंतर है किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब का आंसर है दोस्तों, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है वह बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। ये पहला अंतर हो गया दोस्तों। अब दूसरा अंतर, यह किरणें के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने पर जहाँ वे मिलते हैं वहाँ बनता है। तीसरा अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? सदैव उल्टा होते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होते हैं। तीसरा अंतर है दोस्तों, चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। जब प्रश्न आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, तो अंतर लिखने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। एक तरफ उत्तल दर्पण, दूसरे तरफ अवतल दर्पण, और दोनों का डिफरेंट लिखना है। तो आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। इसमें बोल रहा है दोस्तों, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। दूसरा अंतर है इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। तीसरा है दोस्तों, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, जबकि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। चौथा अंतर है इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार बनता है। पांचवा अंतर है उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और इसका पांचवा अंतर है कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। दोस्तों आंसर इसका है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरते हैं जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, मतलब फैल जाता है दोस्तों, तो उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है विद्युत विभव किसे कहते हैं एवं इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इकाई घनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा विद्युत विभव कहलाती है। विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। V बराबर होता है W/Q, और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, तो वोल्ट होता है। पाँचवा नंबर प्रश्न है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों लिखा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उत्पाद भी हो रहा है और साथ में ऊष्मा भी निकल रहा है, तो होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। छठा नंबर प्रश्न है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।
मतलब उत्पाद तो हो रहा है मगर उससे ऊष्मा बाहर नहीं हो रही है, बल्कि और ऊष्मा उसी में अवशोषित हो रहे हैं, तो वो कहलाएंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। 7 नंबर प्रश्न है, धातुएं एवं अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच भिन्नता यानी निम्न प्रकार होते हैं। हम यहाँ देखने वाले दोस्तों कि धातु एवं अधातु में भौतिक गुणधर्म में अंतर। तो इसकी 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो रासायनिक गुणधर्म पूछता है, दूसरा भौतिक गुणधर्म। हम देखने वाले हैं भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में जब धातु और अधातु का अंतर पूछे तो धातु का पहला अंतर होगा, धातु अघात वर्ध्या और तन्य होती है। धातु क्या होते हैं? अघात वर्ध्या और तन्य होती है। जबकि अधातु भंगुर, भंगुर का अर्थ क्या होता है? जो आसानी से टूट जाते हैं। तो आप देख लिए दोनों का अंतर कि धातु जो होते हैं अघात वर्ध्या एवं तन्य होते हैं, जबकि अधातु भंगुर होते हैं। दूसरा अंतर है, धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा अंतर है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, जबकि अधातु कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकता है। अगला अंतर है, धातु मजबूत तथा सख्त होती है, जबकि अधातु मजबूत तथा सख्त नहीं होती है। छठा अंतर है दोस्तों, धातु का अपक्षेपिक घनत्व अधिक होता है, जबकि अधातु का अपेक्षिक घनत्व कम होता है। सातवां अंतर है, धातुएं अपारदर्शक होती है, जबकि अधातुएं गैसीय पारदर्शक होती है। तो ये रहा धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्मों में अंतर। अगला प्रश्न 8 नंबर, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट करें। तो द्विखंडन का पहला है आंसर दोस्तों, इसमें एक जीव से 2 जीव बन जाता है, जबकि बहुखंडन में इसमें एक जीव से 2 या 2 से अधिक जीव बनता है। दूसरा अंतर है, द्विखंडन यह अनुकूल परिस्थिति में पूर्ण होता है, जबकि बहुखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। तीसरा अंतर है, द्विखंडन कोशिका के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षा भित्ति नहीं बनती है, जबकि बहुखंडन कोशिका के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षा भित्ति बन जाती है। चौथा अंतर है, द्विखंडन में बहुखंडन की तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, और बहुखंडन में शिष्ट के भीतर कोशिका का केंद्रक कई बार खंडित होकर उनके छोटे छोटे केंद्र बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र का नामांकन चित्र बनाएं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपके सामने जो फिगर है वो है गुणसूत्र का चित्र, और आप इसे अच्छे से बनाने के लिए सीख लें। और सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं टीलोमियर, टीलोमियर बोलते हैं दोस्तों। जबकि ये वाला जॉइंट जो भाग आपको दिख रहा है, ये जॉइंट भाग को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। और जिस प्रकार टीलोमियर ऊपर होते हैं, सेम इस भाग को भी हम लोग टेलोमियर कहते हैं। तो आप इस फिगर को बढ़िया से बनाने के लिए सीख लें। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। 10 नंबर और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए। रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर है दोस्तों? तो पहला अंतर है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। यह क्या है? तो यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। जबकि श्वासोच्छ्वास यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैस का आदान प्रदान होता है।
दूसरा अंतर है, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित की जाती है। इधर है दोस्तों, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता। अगला अंतर है, यह क्रिया कोशिका के अंदर होता है जबकि यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। चौथा अंतर है, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है जबकि इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट अंतर है दोस्तों, श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होती है। तो दोस्तों, साइंस का 10 VVI प्रश्न आपने देख लिया और आप इसे बढ़िया से तैयार कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एवं दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं 10th क्लास और 1 से 10th क्लास तक की संपूर्ण तैयारी कराता हूं दोस्तों, जिसमें अभी 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए VVI सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एवं मॉडल पेपर कराया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।